सम जय हिंद साथियों, मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शानदार जबरदस्त होंगे साथी, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूरी पढ़ाई में लगे होंगे साथी, अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ लगे होंगे साथी। जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर शुरू किया है साथी, आज ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12वां है। और उम्मीद करूंगा साथी कि इसके पहले जितने भी हैं हमारे, यानी 11 प्रैक्टिस सेट जो हिंदी के हैं, आप देख चुके होंगे मित्र, और इसके कंटेंट को भी आप समझ चुके होंगे। और इसी श्रृंखला में आज ही हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है साथी, और हम लोग जुड़ते हैं। और एक जरूरी सूचना साथी आपके लिए ये है कि ये हमारे जो चैनल है, इस पे हिंदी के साथ साथ मैथ की और आपकी रीजनिंग की, और इसके साथ ही बात करूं तो जीएस की, यानी एक कंप्लीट अगर हम लोग बात करें सिलेबस की साथी, तो पूरा का पूरा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट हो गए साथी, और बढ़िया से चल रहे हैं, बढ़िया कंटेंट भी है उसमें साथी, इसलिए आप सभी लोग जुड़े। और आज ही हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां साथी, और देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आया साथी, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन में कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। यानी कि आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ये किस भाषा में अपनी रचनाएं करते थे, ये आपको बताना है। क्या ये अवधी में करते थे, या ये अरबी फारसी में करते थे, या ये ब्रज में करते थे, या फिर ये मागधी में करते थे, आपको ये बताना है साथी। सुनिए, तब तक हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैं आपसे बात करूं अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में साथी, तो मलिक मोहम्मद जायसी की मैं बात करूं तो इनकी कुछ रचनाएं आपके सामने हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, कौन कौन सी है आप इसको देखिएगा। चलिए, कुछ रचनाएं अगर आप भी जानते हैं साथी तो कमेंट बॉक्स में तब तक लिखें। देखिए, कौन कौन सी है। पद्मावत है साथी, पद्मावत है, पद्मावत है, अखरावट है, पद्मावत अखरावट, ठीक है साथी, पद्मावत है। और इसके बाद क्या है, अखरावट है, अखरावट है, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। चलिए, पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है साथी, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं साथी। मैं आपसे बात करूं अगर मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मित्र, तो ये क्या थे, ये भक्ति काल के, किस काल के कवि थे ये साथी, तो भक्ति काल के थे। और भक्ति काल में किसके, तो साथी ये निर्गुण के थे, निर्गुण के। और मैं बात करूं आपसे निर्गुण के, और कौन सी थे साथी, तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। किसके थे, तो ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे साथी। इनकी बात करूं अगर मैं कि इनकी कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं करते थे साथी, तो ये अवधी में करते थे, अवधी में करते थे। यानी अगर मैं बात करूं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस में करते थे अपनी रचनाएं, किस भाषा में करते थे, तो ये करते थे अवधी में करते थे साथी। अगर मैं बात करूं आपसे पूर्वी हिंदी की बात करूं साथी, पूर्वी हिंदी की, अगर पूर्वी हिंदी की बात करूं तो इसमें कौन कौन सी आती है साथी। एक ट्रिक में मैंने आपको बताया था, ए बी और सी। ए से क्या होता है साथी, अवधी होता है, अवधी होता है, फिर क्या होता है, बघेली होता है, अवधी, बघेली, और फिर से क्या होता है, छत्तीसगढ़ी होता है। कौन सी साथी, तो छत्तीसगढ़ी होता है। इस बात को आप बखूबी से जानते होंगे। ठीक है, मैं एक कॉर्नर में हो रहा साथी, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आगे क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि कुमार संभवम के रचयिता कौन हैं। यानी कि कुमार संभवम को कौन लिखा है, ये आपको बताना है। क्या ये तुलसीदास लिखे हैं, सूरदास लिखे हैं, या कालिदास लिखे हैं, या फिर ये कबीरदास लिखे हैं। चलिए, मैं आपसे बात करूं साथी, अन्य जितने भी हमारे विकल्प हैं, सारे विकल्पों का अगर हम लोग एनालिसिस करें साथी, तो देखते हैं कौन से हैं। देखिए, कबीरदास की बात करूं साथी, तो ये कौन कौन सा लिखा है इन्होंने, साखी लिखा है इन्होंने। ठीक है, साखी हो गया, साखी हो गया साथी, शबद हो गया, साखी, शबद, और कौन सी, रामायणी की बात करूं, साखी, शबद, रामायणी, ये किसकी है, तो कबीरदास की है। और कबीरदास साथी समाज से जो जितने भी तरीके के आडंबर हैं उन सबको हटाने का पूरा प्रयास किया साथी, और काफी हद तक सफल भी रहे, है ना। और अगर देखा जाए तो कबीरदास के जन्म का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है मित्र। ऐसा माना जाता है कि ये किसी ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, और फिर इनको लोक लज्जा के कारण कहीं छोड़ दिया गया, मतलब कि एक जंगल में इनको छोड़ दिया गया था साथी, नदी किनारे। फिर इनको एक नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने इनको पाया, और फिर इनका लालन पालन किया, और इसके बाद कबीरदास जी
खुद लिखते हैं साथी कि मसी कागज छुयो नहीं पढ़ियो कलम गयो नहीं हाथ, है ना। इसका मतलब इन्होंने कह दिया मैंने बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं अपने जीवन में। बस ये क्या करते थे, जितने भी इस तरीके के अपने काव्य संकलन उनका हुआ करता था साथी, उनको वो पद्य के रूप में गाया करते थे। और इनके एक शिष्य रहे साथी, वो कौन से थे, तो धर्मदास रहे, और धर्मदास उसका संकलन किया करते थे। तो कई बार प्रश्न पूछ रखा है मित्र, कबीर दास की रचनाएं जो हुआ करती थी, मतलब उनका संकलन कौन किया था, तो आपको धर्मदास को नहीं भूलना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या हुआ। फिर मैं अगर आपसे बात करूं किसकी साथी, सूरदास की मैं आपसे बात करूं, सूरदास की कौन सी रचनाएं हैं, तो सूर सागर है मित्र। कौन सी है, सूर सागर है, सूर सागर हो गया। सूर पचीसी की मैं आपसे बात करूं, सूर पचीसी, सूर पचीसी, ठीक है। सूर सागर की बात करूं, इसके बाद आपसे बात करूं मित्र किसकी, सूर पचीसी, ठीक है, सूर पचीसी। और मैं आपसे बात करूं किसकी, साहित्य लहरी की बात करूं मित्र, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर हो गया। और इसके बाद सूर सरावली भी होती है, कौन सी मित्र, तो सूर सरावली, सूर सरावली, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए इनकी रचनाएं याद रखने के लिए एक बढ़िया तरीका क्या, कि ये अपना नाम पहले ही ऐड कर देते थे, पहले ही ये ऐड कर देते थे साथ ही, मैक्सिमम इनकी रचनाओं में इनका नाम पहले ही ऐड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूरदास अपनी रचनाएं किस भाषा में करते थे, तो मित्र आपको याद रखना है क्या, ब्रज, ब्रज, ऊधो ब्रज मोहे बिसरत नाही, यानी ब्रज भाषा में किया करते थे साथी। मैं आपसे पूछूं ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है, यानी किस हिंदी के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बताया था, क्या पश्चिमी हिंदी, क्या आपको याद है मित्र, क्या याद है, आप हमें बताइए। मैंने आपको ट्रिक बताया था अभी, ठीक है, ट्रिक मैंने बताया था, क्या बताया था साथी, की के बी सी बाबू, ठीक है, के बी सी बाबू कहाँ रहते हैं, पश्चिम में रहते हैं, के बी सी बाबू पश्चिम में, पश्चिम में रहते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था मित्र, किससे, देखिए के से क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, कन्नौजी हो जाएगा क्या। देखिए के की मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम यहाँ पे खड़ी बोली रख लेते हैं मित्र, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है। बी से अगर मैं आपसे बात करूं साथी, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, ब्रज भाषा हो जाएगी, ठीक है, ब्रज भाषा हो जाएगी। सी से मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कन्नौजी बन जाएगा, कन्नौजी बन जाएगा। बी से, बा से मैं बात करूं साथी, तो ये बांगरू बन जाएगा, क्या बनेगा, बांगरू बन जाएगा। और इसकी बात करूं तो बू से बन जाएगा हमारा क्या, बुंदेली बन जाएगा। कौन सी बन जाएगा साथी, बुंदेली बन जाएगा। तो देखिए पश्चिमी हिंदी कभी भी हमको याद अगर रखना है साथी, कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, तो आप आराम से समझ सकते हैं क्या। बस एक ट्रिक आप याद रखेंगे मित्र, एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, तो के बी सी बाबू कहाँ रहते हैं भैया, पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम दिशा में रहते हैं, कौन, केबीसी बाबू, ठीक है। और केबीसी बाबू जब पश्चिम है, तो आराम से आप याद रख सकते हैं कब पश्चिमी हिंदी के कौन कौन सी बोलियां आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। देखिए के से हो जाएगा खड़ी बोली, बी से हो जाएगा ब्रज, और सी से हो जाएगा कन्नौजी, बा से हो जाएगा बांगरू, और बू से क्या हो जाएगा साथी, बुंदेली हो जाएगा, ठीक है। तो यहां आपसे इसने क्या पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था मित्र, तो कह रखा था, देखिए अभी भी एक हमारा ऑप्शन यहाँ बचा हुआ है, क्या, ये तुलसीदास है। मैं तुलसीदास की आपसे बात करूं साथी, तो तुलसीदास जो थे ये अवधी भाषा में ये भी अपनी रचनाओं को किया करते थे। और मैं आपसे बात पूछूं साथी कि इनके कौन कौन सी रचनाएं, देखिए रामलला नहछू, रामलला नहछू, रामलला नहचू की बात करूं साथी, बरवय रामायण की बात करूं, बरवय रामायण हो गया, बरवय रामायण हो गया। वैराग संदीपनी हो गया, वैराग संदीपनी हो गया मित्र, वैराग्य संदीपनी हो गया। और मैं आपसे बात करूं साथी, क्या, तो रामचरितमानस हो गया, रामचरितमानस हो गया, रामचरित मानस। ये सब रचनाएं किसकी हैं, तो ये सब तुलसीदास की हैं। देखिए इसने पूछ रखा कुमार संभव के रचयिता कौन है साथी, तो क्या ये कालिदास हैं, आप मुझे बताइए क्या ये कालिदास हैं। तो कालिदास की कुछ और रचनाओं में आपको बता रहा हूं साथी, जैसे यहाँ पे कौन सी, मेघदूत हो गई, मेघदूत हो गया साथी। और बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, हम देखते हैं और कौन कौन सी रचनाएं। देखिए कुमार संभवम इनकी रचना है साथी, कौन सी, कुमार संभवम इनकी रचनाएं हैं, मेघदूत इनकी रचना है, ऋतु संहार इनकी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंशम है, और विक्रमोर, विक्रमोर सीएम है साथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप एक बार ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो रहा हूं साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कालिदास की रचनाएं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं साथी, आपसे अगले प्रश्न की बात करूं, देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन है साथी। और हमेशा मैंने बताया आपसे एक क्वेश्चन जरूर यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में साथी आपसे पूछने वाला है, क्या, अलंकार का प्रश्न। चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो साथी, या फिर एसआई की कर रहे हो, हर एग्जाम की मैं बात करूं, जो भी इस तरीके के हमारे कांस्टेबल या एसआई के हैं, वहां अलंकार से क्वेश्चन मोस्ट है कि पूछना है, पूछना साथी। देखिए क्या है हमारे सामने, देखिए
कह रखा कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आपको बताना साथी कि इसमें कौन सा अलंकार बनेगा, क्या श्लेष होगा या फिर काकु वक्रोक्ति होगा या अतिशयोक्ति होगा या अन्योक्ति होगा। आपको बताना है साथी कि कौन सा अलंकार है। देखिए कह रहा हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, भैया लगन न पाई आग यानी पूंछ में आग अभी लगी नहीं कि सगरी लंका ही जल गई और निशाचर का किए भग गए सब। देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रहा है साथी। जब बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती है तो क्या कहते हैं हम लोग, भैया अति मत करो। क्या मत करो, अति मत करो। अति मत करो मतलब इतना लंबा लंबा फेंकने वाला काम मत करो, यानी बढ़ा चढ़ा करके बातें मत करो। और जब बढ़ा चढ़ा के आपसे बातें की जाती है तो उसी को तो अति कहते हैं, अर्थात अतिशयोक्ति कहते हैं। चलिए साथी अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि ताजमहल डॉट 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 का अद्भुत नमूना है। आपको बताना है कि क्या ये चित्रकला का नमूना है या शिल्प कला का है या फिर स्थापत्य कला का है, बताइएगा साथी। चलिए तब तक हम बात करते हैं आपसे कि ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था साथी। तो मैं बात करूं आपसे तो शाहजहां ने करवाया था, है ना। ताजमहल का निर्माण कौन करवाया था, शाहजहां। अब आपको बताना कि क्या ये चित्रकला का है या शिल्प कला का है ना। देखिए मैं आपसे बात करूं साथी तो कभी भी आपको जब ताजमहल पूछा जाए तो आपको स्थापत्य कला के बारे में बताना है कि भैया ये स्थापत्य कला का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, स्थापत्य कला का क्या है, उदाहरण है। चलिए मैं आज से बात करूं साथी अगले क्वेश्चन की। देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी बताना है। यानी कि विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है मित्र, अपोजिट, विलोम। यानी कि कृपण का विलोम क्या होगा, क्या तंगदिल होगा, कंजूस होगा, उधार होगा या उदार होगा। ठीक है, उधार का क्या हो जाएगा साथी, अगर इसके अपोजिट में आपसे बात करूं उधार का क्या बनेगा, तो उधार का क्या नकद बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, नकद बनेगा साथी। चलिए तो शुद्ध शब्द नकद ही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, नगद नहीं होता, नकद होता है साथी। ठीक है, और चाहे तो इसको नगद भी लिख सकते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं क्या उदार होगा, कंजूस की मैं आपसे बात करूं साथी तो कंजूस का मतलब क्या होता है, जो कम खर्च करता हो। तो क्या हो जाएगा फिर, खर्चीला बन जाएगा। ठीक है, खर्चीला बन जाएगा। चलिए आपसे बात करूं साथी, देखिए क्या कह रखा है, तंगदिल, तंगदिल का क्या हो जाएगा, खुशदिल हो जाएगा। आगे ये क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कृपण का विरुद्धार्थी क्या होगा साथी, तो कृपण का मतलब होता है क्या, कृपण का हो जाएगा उदार। ठीक है, क्या होगा, उदार होगा। चलिए आपसे बात करूं साथी आगे, तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। देखिए समानार्थी का मतलब क्या होता है मित्र, समानार्थी मतलब जो समान अर्थ देते हो। समान अर्थ मतलब क्या, पर्यायवाची। अर्थात आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक है जो तीनों में अलग है। विलक्षण मतलब क्या अलग है, अनूठा अलग है, भिन्न अलग है या रहस्यमय अलग है। दो बात बताइए। देखिए साथ विलक्षण का मतलब होता है क्या, विचित्र तरीके का व्यक्ति, सबसे अलग, सेपरेट, सबसे अलग। अनूठा का मतलब भी तो वही होता है, अनूठा दिख रहा है व्यक्ति, एकदम सबसे अलग है साथी। और अलग मतलब ही तो भिन्न होता है, एकदम भिन्न, दुनिया से भिन्न। और रहस्यमय तो हो नहीं सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा साथी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही इसका सही जवाब बनेगा। चलिए आगे मैं आपसे बात करूं साथी, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 7 और कह रहा है, यहां पे देखिए फिर से आपके सामने अलंकार का प्रश्न आ रहा है। अर्थात मैं आपसे कह दूं साथी बहुत इंपॉर्टेंट है अलंकार। और अलंकार का मतलब क्या होता है साथी, आभूषण। अगर मैं आपकी बात करूं हिंदी में अलंकार का मतलब क्या निकलेगा, तो होता है आभूषण। यानी जिस तरीके से हम लोग किसी भी व्यक्ति को सजाने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने काव्य को सजाने के लिए जिस आभूषण की जरूरत होती है उसी को तुम अलंकार कहते हैं मित्र। अलंकार दो तरीके के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम बात करेंगे तो यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। मैं अर्थालंकार की बात करूंगा साथी तो अर्थालंकार में बहुत से हैं, जैसे कौन कौन से हमारे, तो उपमा है साथी। और बात करूं आपसे कौन सा है, तो उपमा है। और मैं बात करूं तो प्रेक्षा है, मानवीकरण है, तो बहुत से साथी उनके बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए यहाँ कर है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको देखिए मैंने आपसे कहा था कि भैया जब काव्य किसी भी रचना में, यानी किसी भी रचना में, किसी भी काव्य में जब हमारी बात करें, किसी एक ही शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन हर बार उसके अर्थ बदल जाते हैं, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा अलंकार होगा, वहां पे अलंकार होता है श्लेष। कौन सा साथी, श्लेष।
और श्लेष का मतलब होता क्या? चिपका हुआ, चिपका हुआ, अर्थात कई अर्थ देता है, उसी को तो हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। देखिए जैसे कैसे दे रहा है, देखिए कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि भैया बिना पानी के, यानी पानी का अर्थ यहाँ तीन तीन निकलेगा। इंसान यानी मानव के लिए इज्जत की बात है। एक गांव में भी आपने सुना होगा कि भैया जब पानी ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब जिंदगी जीने का, है ना। यानी कि अगर आपके जिंदगी में इज्जत नहीं है, मर्यादा नहीं है, अर्थात आप जिंदा लाश के समान है, तो जीवन का कोई कोई भी मोल नहीं है साथी, कोई भी मोल नहीं है, व्यर्थ है जीवन। आगे कह रहा कि मोती, देखिए मोती के लिए क्या होता है पानी का अर्थ? तो मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक। अगर मोती के अंदर चमक नहीं है तो उस मोती की कोई वैल्यू नहीं है साथी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं साथी चूने के लिए, तो चूने में अगर पानी नहीं होगा तो चूना क्या करेगा? सूख जाएगा और उसकी कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी मित्र। तो एक पानी शब्द आया और उसके अर्थ तीन तीन निकल गए हमारे सामने, इसका मतलब चिपके हुए अर्थ थे, अर्थात यहां अलंकार श्लेष अलंकार होगा मित्र। कौन सा? श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पाप का घड़ा भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या पाप की पराकाष्ठा होना, या फिर मैं आपसे बात करूं पाप का उदय होना, पाप कमाना, पाप मोल लेना? बताइए। देखिए पाप का घड़ा भर जाना का मतलब होता है क्या साथी? आप अपनी पाप जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल पराकाष्ठा पे है, इसका मतलब एकदम चरम सीमा पे आपकी पाप चल रही है। इसलिए साथी क्या होगा? पाप का घड़ा भरना मतलब पाप की क्या पराकाष्ठा होना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका। देखिए आगे क्या कह रहा है। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? नदी का आपको बताना साथी। देखिए नदी की पर्यायवाची आपको बतानी, क्या तटनी नहीं है, सरिता नहीं है, नद्य है, या ऊषा? देखिए ऊषा का मतलब क्या होता है साथी? ऊषा का मतलब तो किरण होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। सुबह वाली जो हमारी किरण होती है सूर्य की, है ना, वो किरण हमारी क्या होती है? उषा की मैं बात करूं आपसे होती है। लेकिन तटनी की आपसे बात करूं मित्र, तटनी तो नदी की पर्यायवाची होती है, सरिता भी होती है, नद्य भी होती है, ये सब तो किसके हैं? नदी के पर्यायवाची होते हैं मित्र। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन पूछ रहा, इसमें कह रखा था कौन सा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए क्या करा, सही कहावत पहचानी, यानी इसमें से आपको कहावत को पहचानना साथी, कौन सी सही है। आपने कई कहावतें सुना होगा। कह रहा नाच न जाने वादन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जाने आंगन टेढ़ा, नाम न जाने आंगन टेढ़ा। क्या होगा इसको बताना। देखिए आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल ही सही बात है साथी। अर्थात आप किसी भी वर्ग के काम के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन दिखावा अपनी चरम सीमा पे करते हैं मित्र, वहां कौन सी कहावत चरितार्थ होती है? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये बिल्कुल ही सही होगा, उसके ऊपर बैठेगा मित्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए कह रहा गौ का सामान्य बहुवचन विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या गौ का गौवे गौ गौ होगा, या फिर गाय होगा, गायें होगा, या फिर गौवें होगा मित्र? चलिए आपसे मैं बात करूं तो गौ की बात अगर आपसे किया साथी तो आप लगाएंगे गौवें। क्या लगाएंगे? गौवें। लेकिन अगर कहीं आपसे गाय शब्द दे दे साथी, गाय दे दे, तो आप लिखेंगे क्या? इसका गायें होगा। क्या होगा? गायें होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बहुवचन और एक वचन बहुत पूछता है मित्र। अगर आपसे पूछ लिया गाय तो आप कहेंगे गायें होता है, लेकिन आपसे गौ शब्द का बहुवचन पूछे तो आप गौवें बताने वाले हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैं आपसे बात करूं साथी, अगर मुनि की बात करूं, मुनि का क्या होगा? मुनि का बहुवचन क्या होगा साथी? मुनि का क्या होगा? ठीक है, कवि का क्या होगा? कवि का क्या होगा मित्र? बताइएगा मुझे, कवि का क्या होगा? कवि का क्या होगा? चलिए पाठक का क्या होगा साथी? पाठक का क्या होगा आपको बताना है। शिक्षक का क्या होगा साथी? शिक्षक का क्या होगा आपको बताना है। देखिए शिक्षक की आपसे मैं बात करूं मित्र, तो शिक्षक का क्या बनेगा? देखिए शिक्षक की बात करूं तो साथी क्या बनता है? शिक्षक गण बनता है। शिक्षक शिक्षक गण बनता है। ठीक है, मैं कवि की बात करूं तो कवि वृंद होता है साथी। क्या? कवि वृंद होता है हमारा। ऐसे में बात करूं मुनि का तो मुनि का भी होता है, मुनि वृंद बनता है साथी। ऐसे में आपसे बात करूं किसकी? पाठक की, तो क्या बनेगा? पाठक गण बनेगा मित्र, पाठक गण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं मित्र क्या है। कह रहा आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने। मैंने आपको बताया था साथी, विशेष और विशेषण दो तरीके की चीजें होती हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है मित्र, उसे तो हम लोग क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई गई उसे विशेष से, लेकिन जो विशेषता जो बताई जाती है साथी,
मैं आपसे बात करूं विशेषण, देखिए विशेषण और विशेष दो तरीके की चीजें होती है, मैं लिख रहा हूं साथी, एक बार सुनिए। मैं कहूं विशेषण, ठीक, तो किसी भी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता जो बताने वाले शब्द होते हैं साथी, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी की आपको लगे कि इसकी क्वालिटी को, इसकी विशेषता को बताई जा रही है, वो हमारे विशेषण होते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है साथी, वो हमारा क्या होता है, विशेष। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं तो यहां मैं बात करूं साथी, घोड़ा, घोड़ा काला है, घोड़ा काला है, ठीक है। चलिए, तो देखिए घोड़ा काला है, यहां विशेष से कौन होगा मित्र, घोड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही कि ये कैसा है, काला है साथी। गुणवाचक विशेषण होगा, जहां पे रूप रंग की बात की जाती है साथी, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। और किस रंग का है, तो काले रंग का है, अर्थात यहाँ पे ये क्या होगा, विशेषण। कौन सा होगा साथी, विशेषण होगा काला, और ये क्या बनेगा, विशेष्य, ठीक है। ये बनेगा साथी क्या, विशेषण बनेगा। और मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा। इस बात को बिल्कुल ही आप याद रखेंगे, ये क्या बनेगा, विशेष्य बनेगा। चलिए, यहाँ पे कह रखा था क्या कि आसमान का रंग नीला है, विशेष्य क्या है, तो देखिए नीला है तो भाई नीला है, ये तो विशेषण हो गया। लेकिन कौन नीला है, तो आसमान नीला है। इसका मतलब किसकी किसकी यहाँ विशेषता बताई गई, आसमान की बताई गई। तो यहाँ पे विशेष से पूछा था, तो विशेष से कौन होगा, हमारा आसमान होगा। बड़े ही आसानी से हम कह सकते हैं कि इसका सही जवाब आसमान होगा। मित्र आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कहा अगले क्वेश्चन में, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। विरुद्धार्थी का मतलब होता है साथी क्या, विलोम, अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। क्या प्रतिकूल होगा, क्या नकली होगा साथी। नकली की बात करूं तो इसका विलोम क्या बनेगा मित्र, असली बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अन्याय की बात करूं साथी तो क्या बनेगा, न्याय की बात करूंगा साथी, न्याय बनेगा, ठीक है। नियमित, अनियमित हो जाएगा साथी। नियमित की बात करूं तो इसका विलोम अनियमित हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा। इसने क्या कर रखा, अनुकूल का क्या हो जाएगा, तो साथी प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल हो जाएगा। अर्थात विपरीत वाला जो गुण है वो प्रतिकूल होगा मित्र, ठीक है। तो आराम से इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए क्या कर रखा है, तो नाटक कह रहा है, नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की थी, या प्रेमचंद्र ने की थी, या फिर जयशंकर प्रसाद ने, या मालती जोशी, या फिर जैनेन्द्र कुमार ने किया था। चलिए देखते हैं साथी। मैं आपसे बात करूं प्रेमचंद्र की साथी, तो कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में अगर मैं बात करूं तो क्या गबन है, गोदान है। कुछ साथी आप भी रचनाएं लिखें, गबन, गोदान, है ना। और मैं बात करूं नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, ठीक है, नमक का दरोगा साथी। चलिए, तो नमक का दरोगा, नमक का दरोगा। और किसकी बात करो साथी, गबन हो गया, गोदान हो गया, नमक का दरोगा हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया साथी, ठाकुर का कुआं, ठीक है। किसका कुआं, तो ठाकुर का कुआं। चलिए, ठाकुर का, ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं हो जाएगा, ठीक है। तो और मैं आपसे बात करूं साथी, गबन हो गया, गोदान हो गया, ये नमक का दरोगा हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया। और मैं बात करूं आपसे, निर्मला हो गया साथी, निर्मला हो गया, ठीक है, निर्मला हो गया। और क्या, पंच परमेश्वर हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, पंच परमेश्वर हो गया साथी। ये सब किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। और आसानी से आप याद रखिएगा। देखिए आगे हैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं साथी, तो जयशंकर प्रसाद जो थे ये छायावादी युग के थे। यानी छायावादी कवि, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप जयशंकर प्रसाद को बताएंगे कि ये छायावादी कवि थे साथी। और कौन थी, महादेवी वर्मा थी, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद क्या थे, छायावादी कवि थे। इनकी रचनाओं की बात करूं साथी तो कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं आपसे बात करूं तो झरना इनकी रचना है, झरना है साथी। और कौन सी है, तो कंकाल है, झरना है, कंकाल है। लहर है साथी, लहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी। कामायनी इनकी बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामायनी हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया साथी। आंसू इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, आंसू इनकी रचना है साथी, आंसू हो गया, ठीक है। स्कंद गुप्त इन्हीं की रचना है साथी, स्कंद गुप्त की बात करें, स्कंद गुप्त इन्हीं की रचना है, काफी इंपॉर्टेंट है साथी। तो झरना हो गया, लहर हो गया, कंकाल हो गया, कामायनी, आंसू हो गया साथी, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो पूछ रखा था नाटक स्कंद गुप्त किसकी रचना है, इसका आसानी से हम जवाब देंगे साथी, क्या, जयशंकर प्रसाद जो जो थे, वो जयशंकर प्रसाद जी जो छायावादी के कवि थे। चलिए, कह रहा है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, क्या सूरदास, रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास, किसकी है आपको बताना है। चलिए
आपसे बात करूं साथी, पीछे ही हमने देखकर आया कि सूरदास के बारे में, कौन कौन सी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर पचीसी, ये सब सूरदास की रचनाएं थी। और ये किस भाषा में अपनी रचनाएं करते थे साथी? तो ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे। किसमें? ब्रज भाषा में किया करते थे। चलिए आगे मैं बात करूं साथी कबीरदास के बारे में, तो कबीरदास के बारे में हमने पीछे देखकर आया था साथी, बहुत सारी इनकी रचनाएं हुआ करती थी, है ना। तो कवितावली हो गई, दोहावली हो गई, ये रचनाएं किसकी बनेंगी, ये भी आप बताएंगे साथी कि कवितावली, दोहावली, ये रचनाएं किसकी हैं। चलिए, तो मैं तुलसीदास की बात करूं साथी आपसे, क्या विनय पत्रिका किसकी रचना? तो क्या तुलसीदास की है? बिल्कुल ही साथी इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। और इनके बारे में मैं पीछे भी बताकर आपका आया हूं साथी, क्या विनय पत्रिका इनकी रचना है। और कौन सी है साथी? तो इनका रामलला नंचू है, बरबर रामायण है ना। और कौन सा है इनका? तो रामचरितमानस है। ठीक है, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं मित्र। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, कह रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द आ गया, बहुत ये भी पूछता साथी, ये क्वेश्चन जरूर यहां से आता है। और कह रहा है कि वर का स्त्रीलिंग बताइए, क्या वधु होगा, दुल्हन होगा, वारी होगा या वधु होगा? आपको बताना है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, क्या बहू होगा? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा साथी। क्या दुल्हन होगा? नहीं, दुल्हन का तो दूल्हा बन जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं वारी का, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं बात करूं क्या वधु? बिल्कुल होगा साथी। वर का विपरीत क्या बनेगा? वधु बनेगा। अगर इसका बहुवचन बनाना होता मित्र, तो ये जो हमको दीर्घ उ दिख रहा है ये हट जाता है, यहाँ पे ह्रस्व ई आएगा। इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। वधुएं हमारा सही होगा, इसका क्या? बहुवचन। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने कि किस काल का है। क्या ये सामान्य भूतकाल है, या फिर ये भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है, या भविष्य काल है, या फिर ये सामान्य वर्तमान काल है? देखिए क्या कहा, बच्चा गया, यानी कंप्लीट बात चल रही है कि काम समाप्त हो चुका है। अर्थात ये क्या होगा? ये होगा सामान्य भूतकाल मित्र। ठीक है, क्या होगा? सामान्य भूतकाल, इसका सही जवाब होगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं मित्र अगले क्वेश्चन की। तो यहां से कह रहा है कि मेज का सामान्य बहुवचन, है ना, सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या मेजे होगा, मेजे होगा, मीजे होगा, मेजी होगी? देखिए यहां पे डिफरेंट है साथी किसका? यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको अगर देखा जाए एक बिंदी का अंतर दिख रहा है। तो बताइए कौन सा होगा? तो आपको बिल्कुल भी आपको लगाना है साथी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मेज का क्या होगा? मेजे होगा। मेज का क्या होगा? मेजे होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं साथी यहीं पे बुढ़िया का बनेगा बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया का क्या होगा? बुढ़िया का क्या होगा? गुड़िया का क्या होगा साथी? गुड़िया का क्या होगा? चलिए गुड़िया का क्या होगा आप बताइएगा। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे ये, अच्छा ठीक है, ये हो गया साथी। दवाई की मैं बात करूं आपसे, दवाई का क्या होगा आप बताएंगे? दवाई का क्या होगा? ठीक है, देखिए जब भी आपको या लास्ट में दिखे साथी, तो या का क्या बनता है? या बनता है। इसका मतलब क्या बन जाएगा? बुढ़िया। ठीक है, क्या बन जाएगा? बुढ़िया बन जाएगा साथी। यहाँ पे बात करूं गुड़िया का क्या हो जाएगा? तो गुड़िया हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा साथी? गुड़िया हो जाएगा हमारा। चलिए आगे दवाई की बात करूं साथी, तो दवाई क्या हो जाएगा? दवाइयां हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? दवाइयां हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी हम इसका बहुवचन बनाते हैं साथी, तो ये क्या हो जाता है? ह्रस्व ई आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे के प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आपको बताना है कि ये आलोक पर्व किसकी रचना साथी? क्या शिवमंगल सिंह सुमन की है, क्या भीष्म साहनी की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है? ये बात आपको बताना है मित्र। चलिए तो देखिए ये जो रचना आपको दिख रही है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मित्र। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आपसे बात करूं भवानी प्रसाद मिश्र की साथी, तो क्या हो जाएगा? बुनी हुई रस्सी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। बुनी हुई क्या? रस्सी। बुनी हुई रस्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथी, बुनी हुई रस्सी। और बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे बात करूं शिवमंगल सिंह सुमन की साथी, तो मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात किसकी है साथी? इन्हीं की है, मिट्टी की बारात। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, और इस पर भी इन्हें भी साहित्य अकादमी मिल चुका है मित्र। चलिए भीष्म साहनी की बात करूं साथी, तो क्या? चीफ की दावत, चीफ की दावत इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। चीफ की दावत हो जाएगी। तमस हो जाएगा साथी, तमस हो जाएगा। कौन सा इंपॉर्टेंट है? तमस हो जाएगा इनका साथी, तमस। ठीक है, तमस हो जाएगा। और बात करूं तो बसंती भी इनकी रचना है साथी। क्या? बसंती।
है ना? चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं और साथी की इनके बारे में ब्रीफ जानकारी, देखिए कह रहा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब, देखिए आलोक पर्व है क्या, एक निबंध संग्रह है साथी, और निबंध संग्रह है तो कब ये, देखिए इसमें साहित्य अकादमी भी मिला था, किसकी है ये रचना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कब? 1972 में इनको मिला था साहित्य अकादमी, इस पर मिला था, किस पर, आलोक पर्व पर। आपसे बात करूं साथी बुनी हुई रस्सी की मैं बात करूं तो यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र आप लिख लेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र को साथी किसमें मिला था, भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में बुनी हुई रस्सी जो कविता संग्रह थी, इसके लिए इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी मिला था। मैं आपसे बात करूं मिट्टी की बारात के लिए साथी, तो मिट्टी की बारात के लिए शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन को क्या मिला था साथी, तो शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था साहित्य अकादमी, कब? 1974 ईस्वी में मिला था साथी। तमस के लिए मैं बात करूं तो तमस के लिए भी साहित्य अकादमी मिल चुका है, किसको साथी, तो 1975 ईस्वी में मिला था, किसको, आप बताएंगे साथी, किसको, भीष्म साहनी को, भीष्म साहनी को भी मिल चुका है, भीष्म साहनी को मिला था। और काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी हैं साथी। चलिए आगे देखते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, क्या लड़का है, पेड़ है, या फिर शेर है साथी। देखिए लड़का की बात करूं साथी तो लड़का का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग लड़की बनेगा, क्या लड़की बनेगा, बिल्कुल बनेगा साथी। आपसे बात करूं शेर का तो शेर का क्या बनेगा साथी, तो शेरनी बनेगा, क्या बनेगा, शेरनी बनेगा। देखिए क्या पूछा था इस प्रश्न में, तो कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो पेड़ कभी भी सर साथी ये स्त्रीलिंग हो नहीं सकता, और स्त्रीलिंग कह रहा है कुर्सी, ठीक है। देखिए इससे हम पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, उसके पहले हमें उस शब्द के अच्छा और अच्छी लगाना है, आपको बताना है साथी, और आपके समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, अच्छा कुर्सी होता है या अच्छी कुर्सी होती है, आपने कभी भी सुना होगा साथी कि कुर्सी बहुत ही अच्छी है, लाल कुर्सी है ये, काली कुर्सी है ये, कुर्सी टूट गई ना कि कुर्सी टूट गया, है ना। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, स्त्रीलिंग पूछ रखा था तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है साथी। आपसे अगर पूछा जाए दही कैसा शब्द है मित्र, दही, तो भूलिएगा नहीं ये दही क्या होता है, पुलिंग होता है, लेकिन अक्सर गांव में लोग बोलते हैं कि दही खाई गई हमारे द्वारा, या मैंने दही खाई है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे साथी, क्या दही क्या होता है, पुलिंग होता है। चलिए आज के लिए हमारे पास इतना ही प्रश्न था, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।